स्वागत है आपका स्टडी विद के में। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साइकोलॉजी जो है उसका बहुत अहम रोल रहता है। 30 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो बिना साइकोलॉजी के नहीं होता। और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ही आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं मतलब जिनमें अपना माइंड यूज करना होता है। व्यावहारिक क्वेश्चन होते हैं जो कि अपने प्रैक्टिस से आते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। यानी कि बच्चा जब सक्रिय रहेगा तभी वह सीख सकता है, बिना सक्रिय हुए कोई भी नहीं सीख सकता। तो सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि जो वयस्कता, वयस्क यानी कि एडल्टनेस, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था या पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? किशोरावस्था। वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल कौन करती है? किशोरावस्था करती है। पहले किशोरावस्था आएगी, उसके बाद क्या आएगी? वयस्कावस्था आएगी। तो पहले किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था ही वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई क्यों नहीं देना चाहिए? बच्चा है, ध्यान तो देना चाहिए, उसकी हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई हैं। ठीक है। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए यानी कि इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 1 है, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक जो अपना एक्सपीरियंस लाते हैं उनका हमें संचयन करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए उनके अनुभवों को, उनकी एक्सपीरियंस को कि उन पर क्या आता है। भाई अगर बच्चों पे जो चीज़ आती है उसको हम और आगे बढ़ा देंगे और जो नहीं आती उसको हम सिखाएंगे, तो जो बच्चा एक्सपीरियंस लाता है उन्हें संचयन करना चाहिए उनका। क्वेश्चन नंबर 4 है, TEACC टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? यानी किस प्रकार के छात्र के लिए, उसके शिक्षण के लिए टीच कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो जो टीच कार्यक्रम चलता है ना, वो ऑटिज्म बालकों के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? ऑटिज्म बालकों के लिए चलता है टीच कार्यक्रम। टीच कार्यक्रम चलता है ऑटिज्म बालकों के लिए। जो ऑटिज्म बालक होते हैं ना, ऑटिज्म बालक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जो पढ़ने लिखने में थोड़े अजीब होते हैं, वो ऑटिज्म का एक अलग से वो है, टॉपिक है, उसको मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी आप टीच की फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आगे, TEACC की। इतना याद रखिएगा अभी आप कि टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक शिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं? ऑटिज्म बालकों के लिए टीच कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। ऑटिज्म बालकों के लिए टीच कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। ऑटिज्म, AUTISM, ऑटिज्म बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी
कहलाती है? तो यौवनारंभ कौन सी अवधि कहलाती है? यौवनारंभ कहलाती है आपकी 13 से 16 वर्ष की जो अवधि होती है वो यौवनारंभ कहलाती है। यानी कि अपना जो वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है 13 से 16 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। नोम चॉम्स्की ने क्या दिया था भैया, बताओ। नोम चॉम्स्की ने क्या दिया था? नोम चॉम्स्की ने भाषा अर्जन तंत्र तो दिया था। नोम चॉम्स्की ने भाषा अर्जन तंत्र नहीं दिया था क्या? नोम चॉम्स्की भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव का जैविक वंशागत गति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को क्या कहते हैं? भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। यानी कि हम किसी काम को जब किसी की हेल्प से हम उसे ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा। वाइगोत्स्की ने दिए थे ना, इसके फोल्डिंग दिया था, और क्या दिया था, वो दिया था, और दिया था उसने जेड दिया था। क्या दिया था? जेड यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड और स्कैफोल्डिंग ये दोनों किसने दिए थे? लेव वाइगोत्स्की ने दिए थे। लेव वाइगोत्स्की कहता है कि जैसे कोई बच्चा है और उसे अपन वातावरण में स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए तो वो जो सीखेगा, और एक अगर हम तुलना करें कि एक दूसरा बालक है जिसको कोई सिखा रहा है, वो किसी की मदद से सीख रहा है तो वो ज़्यादा सीखेगा, ये कह रहा है बाइगोत्स्की। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? इसके फोल्डिंग होगा, पहाड़ या ढांचा होगा। जेड क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो जेड के अंतर्गत आता है, जो किसी की हेल्प की सहायता से हम ज़्यादा सीख पाते हैं ना, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किसी की सहायता से हम उसके समीप जाकर उस चीज़ को सीख पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है? क्या विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है? सही बात है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है? नो, गलत बात है, क्योंकि विकास जो है वो आनुवंशिकी वातावरण दोनों का मिक्सअप है, दोनों का समान वो रहता है उसमें लेवल। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता देखा है क्या? नहीं रुकता देखा होगा। तो विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, ये भी गलत बात है, क्योंकि विकास आनुवंशिकी और वातावरण दोनों का परिणाम है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये एकदम करेक्ट सही बात है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, ये गलत बात है, क्योंकि विकास की जो गति होती है वो बालक और बालिकाओं में एक समान नहीं होती। लड़कियों का जो विकास है वो शुरुआत में तेजी से होता है, लड़कों का विकास इतना तेजी से नहीं होता। लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो ज़्यादा होती है, और इमोशनली भी लड़कियां लड़कों के बजाय क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, सेंट वेंट लगाते हैं, चेहरे को देखते हैं, डाई वाई वो लगाते हैं, बालों में क्या लगाते हैं, वो बालों को स्टैंड करने के लिए जेल वगैरह लगाते हैं, तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं, यानी कि सेल्फ लव। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है इसको? हीरो या नायक की पूजा कहा है, आत्ममोह कहा है, समूह प्रवृत्ति कहा है, या लैंगिक प्रेरण कहा है? तो किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, सेंट वेंट लगाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए, तो इसको क्या कहा है? आत्ममोह कहा है। इसको क्या कहा है? आत्ममोह कहा है। आत्ममोह का मतलब है सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना, ये कहलाता है क्या? आत्ममोह। और आत्ममोह का जो संप्रत्यय वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है।
अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है भैया, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कि जो आत्म वो वाला है, सेल्फ लव आता है, इसे नार्सिसिज्म भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे? नार्सिसिज्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने 5 सिद्धांत दिए थे ना, नैतिक विकास की, मोरालिटी के सिद्धांत दिए थे ना लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो ये पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पेरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, पश्च परंपरागत नैतिकता। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पेरी परंपरागत नैतिकता तो कुछ होता ही नहीं है। पेरी परंपरागत नैतिकता तो कुछ होता ही नहीं है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, ये उसने पहला चरण दिया था। दूसरा चरण दिया था उसने परंपरागत नैतिकता, यानी कि कॉन्वेंशनल स्टेज। थर्ड उसने दिया था पश्च परंपरागत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसने दी थी? किसने दी थी भैया? तो ये दी थी आपकी स्किनर साहब ने। किसने दी थी? स्किनर साहब की बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? नंबर 1, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। पूछ क्या रहा है? बाल्यावस्था की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो पहले ये देखो कि विशेषता कौन सी है। तो विशेषता कौन सी है? तो सामूहिकता की प्रबलता तो होती है, बच्चा जो बाल्यावस्था में होता है वो समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, ग्रुपिंग करता है, वो बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है। जिज्ञासा की कमी, तो ये ऑप्शन जो है वो विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जिज्ञासा की कमी नहीं होती बच्चे में, जिज्ञासा उसकी प्रबल होती है बाल्यावस्था में। उसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चनिंग चल रही होती है दिमाग में, कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्या, क्यों, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके दिमाग में। अभिवृद्धि में स्थिरता, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, बाल्यावस्था में अभिवृद्धि में स्थिरता होती है। या तो जो वृद्धि की जो पीक वैल्यू होती है, या तो होती है शैशवावस्था में, या होती है किशोरावस्था में। जो आपकी बाल्यावस्था होती है उसमें अभिवृद्धि की क्या होती है? स्थिरता होती है। चौथा पॉइंट है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो ये भी विशेषता होती है, ये भी विशेषता होती है, ये भी विशेषता होती है, ये विशेषता नहीं होती। तो इसका आंसर यही होगा, जिज्ञासा की कमी, ये विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बतानी है। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। सही है कि नहीं है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। इसको भी अपन दो पार्टों में डिवाइड करते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था को। एक में जो है 2 से 4 होती है, एक में 4 से 7 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास से कौन संबंधित है? पावलोव बिल्कुल नहीं है, बिने नहीं है, चॉम्स्की, मैस्लो। तो भाषा विकास से कौन संबंधित है? नॉम चॉम्स्की जो है वो भाषा विकास से संबंधित है। कौन है? नॉम चॉम्स्की, जिसने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था ना, भाषा अर्जन तंत्र भी दिया था उसने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सेफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापार से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, अनियमित प्रगति। तो ये दोनों ऑप्शन तो होते ही नहीं है, या तो सेफेलोकोडल होता है या प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। अब सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होते हैं? तो होता क्या है कि जो ये होता है सेफेलोकोडल में क्या होता है कि जो वृद्धि होती है वो सर से
और पैर की तरफ होती है, नीचे की ओर होती है वृद्धि, सर से पैर की तरफ वृद्धि होती है सेफेलोकॉडल में। और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो शरीर में अंदर से बाहर की ओर होती है, केंद्र से परिधि की ओर होती है। ये होता है सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है वस्तु को पकड़ने के लिए। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है, तो बच्चे की जो प्रगति है ना इस प्रकार की वो सिर्फ ये प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रकार की है, क्योंकि बच्चे की जो प्रगति है वो अंदर से बाहर की ओर हो रही है, केंद्र से और उसकी ओर हो रही है परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर जब वृद्धि होती है तो उसमें पहले भुजाओं का विकास होता है, फिर अपना हाथ का विकास होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है, ऐसे विकास होता है उसमें क्रमबद्ध तरीके से। अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वयं प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। यानी कि सेल्फ लव जो है नार्सिसिज्म है वो कौन सी अवस्था में ज़्यादा प्रबल होता है, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में या शैशवावस्था में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर किशोरावस्था में। उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है, जो है जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं बार बार अपने आप को शीशे में देखते हैं और हेयर स्टाइल वगैरह बार बार सेट कराते हैं, बालों की कटिंग देखो आज तुम कैसी चल रही है आजकल। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ लव के अंतर्गत आती हैं। तो ये उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। किसने कहा भैया, स्टैनली हॉल ने कहा। किशोरावस्था जहाँ भी शब्द आ जाएगा, किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा काम करने वाला जो बंदा है वो स्टैनली हॉल है। इसने एडोलसेंस के नाम से एक बुक दी थी जिसका नाम क्या था, एडोलसेंस था उस बुक का नाम। ये बुक किसने दी थी, एडोलसेंस जो बुक है वो किसने दी थी, स्टैनली हॉल ने दी थी। और स्टैनली हॉल ने ही किशोरावस्था को क्या कहा था, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। कि जो अपनी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय। तो इसका आंसर जो है वो देखते ही पता चल रहा है कि जो अपन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है वो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है उसी में होता है। बचपन में हम जैसी भाषा सीखेंगे बड़े होकर भी ऐसी ही भाषा सीखते हैं हम। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा ना, जिस जगह पर हम पैदा हुए जहाँ का एनवायरनमेंट जैसा है वैसे ही हम लैंग्वेज सीखेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा इंडिया है उसमें हम डायरेक्ट क्या सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं। हिंदी में भी अगर हम जिस क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे मैं बात करूं मैं भरतपुर का निवासी हूं तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है यहाँ पे। तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं। हालांकि हिंदी भी बोलते हैं लेकिन ब्रज भाषा बोलते हैं हम, ज़्यादातर यूज में ब्रज भाषा लेते हैं। अपन अदर कंट्री जाते हैं, फॉरेन वगैरह जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्या सीखते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं वो। और बचपन से ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बचपन में मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बड़ा होकर हिंदी सीख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। बचपन में सीखते हैं सब चीज़ें, यानी ज़्यादा विकास बचपन में होता है, बाद में तो जो होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मूल कारण क्या है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों को समायोजन यानी कि स्कीमा, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की थी, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात की थी ना, सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने। वातावरण पे ज़्यादा ध्यान देता है ये, वातावरण कहाँ होता है, समाज में होता है। स्कीमा तो इसने दिया ही नहीं था, लेव वाइगोत्स्की ने थोड़ी दिया था स्कीमा, स्कीमा और किसी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विकास का श्रेय पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो ये क्या है, विकास का सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख का मतलब होता है कि सिर से पैरों की ओर, सिर से पैरों की ओर जो विकास होता है उसे बोलते हैं सिर पदाभिमुख। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, सेफेलोकोडल बोलते हैं, सेफेलोकोडल बोलते हैं। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। पहले क्वेश्चन में आ चुका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है वो तो इसमें अपने ऑप्शन हैं शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक कौन सी अवस्था में बढ़ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 22, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है। किसने ऐसा कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। तो ये जो कथन है वो किसका है, हरलॉक का है। ये कथन जो है वो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रटने ही पड़ेंगे आपको। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि कैसा मानसिक विकास और बौद्धिक विकास होता है किशोर अवस्था में। बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो मैं अभी बता रहा था, वही बात बता रहा था मैं कि जो किशोर अवस्था होती है ना उसमें जो विकास होता है वो अधिक मात्रा में होता है और बहुत शीघ्रता से होता है। शैशवावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे को दोहराती हैं, यानी कि विकास उसकी प्रगति के आधार पर दोहराती हैं एक दूसरे को, कि किशोरावस्था में भी बहुत शीघ्रता से बहुत अधिक मात्रा में विकास होता है और ऐसा ही अपना शैशवावस्था में होता है। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है, आनंद, चिंता, आशा या उपलब्धि। नकारात्मक संवेग कौन सा है इनमें से, आनंद, आनंद हमें सुख देता है, सकारात्मक संवेग है। चिंता, चिंता नकारात्मक संवेग है क्योंकि चिंता हमें क्या देती है, दुख देती है। तो जो चीज़ सुख देती है वो सकारात्मक संवेग होते हैं, जो चीज़ दुख देती है वो नकारात्मक संवेग होते हैं। तो चिंता जो है हमारा नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। ये क्या है, तो इसमें आप देखो एक छोटा बालक है वो अपनी रोटी पानी में गिरा दी उसने, तो जो दूसरा बालक है उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भैया बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चों में क्या पाया जाता है, ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है, अहम केंद्रितता पाई जाती है उनमें। उनमें मतलब ऐसी वो होती हैं कि जो चीज़ है वो बच्चा अपनी मानता है, यानी कि अपने लेवल तक सीमित रखता है उस चीज़ को, वो नहीं चाहता कि मेरी चीज़ को कोई दूसरा ले। तो ये चीज़ होती है। लेकिन किशोरावस्था में नैतिकता का विकास हो जाता है, नैतिक बातें सोचने लग जाता है, वो नैतिक चीज़ें करने लग जाता है, मोरालिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो नैतिक विकास से रिलेटेड है, नैतिक विकास आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आशु बैल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। आशु बैल ने सीखने में समस्या समाधान की 4 विधि बताई थी ना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, और आपके 2 और थी, तो ऐसे ये थी खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना, रटकर सीखना। तो समस्या समाधान में कौन सी विधि निहित है, यानी कि जो सबसे बेस्ट जो विधि थी वो कौन सी बताई थी उसने, आशुबेल ने वो बताई थी खोजपूर्ण सीखना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो हम सीखते हैं वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, खोजपूर्ण सीखना आशुबेल के अनुसार। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया। सामाजिक निर्मितवाद पर बल देने वाला कौन था, वाइगोत्स्की था। 2-3 क्वेश्चन आ गए इसके, कौन था, वाइगोत्स्की था, इम्पोर्टेंट है वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है भैया, तो वो अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। यानी कि किसकी बात कर रहा है, वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है। वस्तु स्थायित्व होता है ना
ये कह रहा है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है? वस्तु स्थायित्व कहलाती है। और जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो पाया जाता है संवेदीगामक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, छद्म परिपक्वता काल कौन सा होता है? छद्म परिपक्वता का मतलब है कि अपनी मैच्योरिटी का दिखावा करना, कि भैया मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मेरे पे सब कुछ आता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं सब काम अपने आप कर सकता हूँ। तो ये जो छद्म परिपक्वता का काल है कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बालक होते हैं वो कोरी नेतागिरी करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब नेता बनने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, यानी कि मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो मनोविश्लेषण में जो बल दिया जाता है वो दिया जाता है आपका अचेतन पर। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और उसने अचेतन को सबसे बेस्ट बताया था। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। और उसने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतना के भी 3 प्रकार बताए थे। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। 3 प्रकार कौन से थे? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, ये बताए थे उसने, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, तो ये थे अपनी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। थैंक यू।